मान लीजिए ये भ्रूण है, उसमें पहली अवस्था जो होती है वो एक कोशिका के रूप में, जब निषेचन की प्रक्रिया के शुरू तो उसे डिंब कहते हैं। ठीक है, ये भी धीरे धीरे जैसे जैसे कोशिकाओं में वृद्धि होती है वो डिंब का आकार बढ़ने लगता है, और डिंब जब आफ्टर 3 मंथ हो जाता है तो वो भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, भ्रूण में परिवर्तित होता है और यहीं पर सर्वप्रथम उसके अंग का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है और इसके बाद फिर उदर और फिर पैर। ठीक, जब ये बालक लगभग 3 मंथ्स आफ्टर 3 मंथ ये बालक शिशु में परिवर्तित हो जाता है, मतलब कि उसमें सर, पूरा उदर, भुजाएं और पैर। ठीक है, इसे फीटस कहते हैं। उसी से ये बालक की, अब बालक की दूसरी जो अवस्था होती है वो जन्म के बाद होती है। ठीक, जन्म के बाद बालक की क्या क्या विकास होते हैं उसके अंतर्गत हम लोगों ने आज यहाँ शुरू किया। उसमें बालक की अवस्थाएं हैं। बालक की अवस्थाओं के अंतर्गत जो सबसे पहली अवस्था आती है वो इन्फेंसी स्टेज होती है, शैशवावस्था आती है। शैशवावस्था मनोविज्ञान की भाषा में इसकी उम्र 0 से 6 वर्ष होती है, लेकिन अगर विज्ञान के भाषा में देखा जाए, क्योंकि ये इन्फेंसी जो होती है, इन्फेंसी शब्द जो इंग्लिश का है वो 2 शब्दों से बना है, इन प्लस फैरी। इन का मतलब होता है न और फैरिक मतलब बोलना। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो वह बालक जो ना बोलने वाला हो, मतलब बालक की वह अवस्था जिसमें बालक बोलने में असमर्थ। ठीक है, तो शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज, इन ना फैरी मतलब बोलना। तो ना बोलने वाला बालक, जब ना बोलने वाला बालक तो अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, विज्ञान की भाषा में अगर कहा जाए वो बालक जो 0 से 1 वर्ष होता है उसे ही विज्ञान कहता है ये शिशु होता है। लेकिन चूँकि हम मनोविज्ञान में इसे 0 से 6 वर्ष की अवस्था को भी शैशवावस्था के अंतर्गत लाते हैं। इस अवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो बालक के शारीरिक मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। इसीलिए यह अवस्था, बालक की अवस्था, मनोविज्ञान के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वह शिशु जो भविष्य में एक किशोर होने वाला है, ये वयस्क होने वाला है, वह किस प्रकार से उसकी विकास होगा, उसका क्या आने वाले समय में उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग शैशवावस्था को आदर्श काल कहा जाता है। यह अवस्था आदर्श काल के रूप में भी जानी जाती है और इस अवस्था को बालक की अवस्था की आधारशिला कहा जाता है, फाउंडेशन। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी मंजिल बनती या कोई भी मकान बनता, उसकी पहले सर्वप्रथम क्या होती है, नींव का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ क्या है, नींव ही बन रही है। एक बालक जो भविष्य शुरुआत उसकी हो रही है, वह कहाँ से हो रही है, शैशवावस्था। तो शैशवावस्था एक बालक के लिए आधारशिला का अवस्था है। इस अवस्था में बालक की अगर देखा जाए तो शारीरिक मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है और ऐसा माना जाता है कि बालक के मानसिक विकास लगभग 5 साल जाते जाते 2/3 हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था। तो पहले हम लोग इस अवस्थाओं को देख लें, तब फिर इनको देखते हैं एस्पेक्ट के आधार पर। दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था चाइल्डहुड स्टेज, इसकी आयु जो है वो 6 से 12 ईयर्स, 6 से 12 वर्ष की। इस अवस्था को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था
दूसरा उत्तर बाल्यावस्था, पोस्ट प्री चाइल्डहुड स्टेज और पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज। अब आपने सोचा होगा कि शैशवावस्था को क्यों दो भागों में नहीं बांटा गया? बांट सकते हैं आप, शैशवावस्था को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था, लेकिन कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि बालक की शैशवावस्था में जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो लगभग एक समान रहता है, उसमें कोई बहुत मंड अंतर नहीं होता है, इसलिए हम उसको दो अवस्थाओं में नहीं बांट सकते, लेकिन बांटने को आप चाहें तो बांट सकते हैं, पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। उत्तर शैशवावस्था को कभी कभी पूर्व बाल्यावस्था भी कहीं कहीं मिल जाता है, क्योंकि वो बाल्यावस्था की पहले की अवस्था है। चलिए, ये 6 से 12 वर्ष की इसकी उम्र है। इस 6 से 12 वर्ष की उम्र को शुरुआत में कर लेते हैं। 6 से 9 वर्ष का बालक जो होता है वो पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है, और 9 से 12 वर्ष का बालक जो होता है वो उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। अब दोनों में अंतर क्या है? हम इसको क्यों कहा कि ये बाल्यावस्था को दो भागों में बांटना जरूरी है या महत्वपूर्ण है? क्यों? क्योंकि इन पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दोनों में जो विकास होता है उसमें बहुत अंतर होता है। क्यों? क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था में जो विकास होगा वो तीव्र गति से होता है। ठीक? क्यों? क्योंकि शैशवावस्था के जस्ट बाद का अवस्था है, तो लगभग बालक 0 वर्ष से 9 वर्ष तक बालक की जो विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है, और 9 से 12 वर्ष की बालक की जो विकास होती है वो थोड़ा मंद गति से हो जाती है। तो इस तीव्र गति शुरुआत के समय में 9 वर्ष तक बहुत तीव्र होता है, इसके बाद फिर क्या हो जाता है? मंद गति होती है। अगर एवरेज दोनों को निकाला जाए तो इसीलिए कभी कभी बाल्यावस्था की अवस्था में जो शारीरिक और मानसिक विकास को कहा जाता है कि मंद गति से विकास होता है। मंद गति से कहना बहुत ठीक नहीं, दोनों का एवरेज अगर कहा जाए तो औसत विकास होता है, बहुत तीव्र नहीं होता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था की विकास को औसत विकास की अवस्था को भी कहा जा सकता है। ठीक, अब इसके बाद और आपको मालूम है कि बाल्यावस्था को हम शिक्षा के परिपेक्ष से भी देखा जाता है कि बालक इसी अवस्था में शिक्षा शुरुआत करता है, इसीलिए इसे एलिमेंट्री एज भी कहते हैं। एलिमेंट्री एज मतलब प्राथमिक अवस्था, इसी अवस्था में बालक सर्वप्रथम शिक्षा लेने के हेतु तैयार होता है, और इस अवस्था को हम डर्टी एज भी कहते हैं। डर्टी मतलब गंदा। इस समय बालक खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान देता है, और ये अवस्था पीयर ग्रुप के लिए भी मानी जाती है। पीयर ग्रुप मतलब मित्र मंडली। अब बालक थोड़ा परिवार से बाहर निकला, माँ बाप से बाहर निकला, क्योंकि वो विद्यालय गया। जब विद्यालय गया तो वो मित्र बनाना शुरू किया। जब मित्र ग्रुप में जाता है तो परिवार से थोड़ा बहुत उसकी सहभागिता बंद होती है, या इसे गैंग अवस्था भी कहा जाते हैं, गैंग स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, गैंग मतलब वो छोटा मोटा गैंग बना लेता है, एक लीडर हो जाता है। अगर उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता है तो वो नेतृत्व को होता है, और 2-4 अपने दोस्तों को, अपने जैसे दोस्तों को एक ग्रुप बना लेता है। ठीक है, फिर तीसरी अवस्था जो हमारी है वो है किशोरावस्था। एडोलसेंस स्टेज। आपको मालूम है कि जिस प्रकार से शैशवावस्था बहुत तीव्र अवस्था, विकास की अवस्था मानी जाती है, वैसे ही हमारी जो किशोरावस्था है ये भी तीव्र अवस्था मानी जाती है। इसमें सब कुछ बहुत तीव्र गति से होता है, और इसकी उम्र जो है वो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक मानी जाती है। कहीं कहीं आपको 19 वर्ष भी मिल जाएगा, 11 से 19 मिल जाएगा, लेकिन 12 से 18 वर्ष तक जो मनोविज्ञान की भाषा में माना जाता है। ये अवस्था, इसमें भी अगर हम चाहें तो पूर्व किशोरावस्था, और उत्तर किशोरावस्था,
स्वाभाविक बात है। 30 को 2 भागों में बांट दीजिए। 12 से 15 वर्ष का जो काल होता है ये पूर्व किशोरावस्था होता है, और 15 से जो 18 या 19 वर्ष का काल होता है ये उत्तर की अवस्था। इसमें शारीरिक मानसिक विकास में तो बहुत अंतर नहीं होता है, लेकिन बालक के अगर कहा जाए तो बालक में संक्रमण काल की अवस्था ये माना जाता है, ट्रांजिशन काल कहा जाता है। क्यों ट्रांजिशन काल कहा जाता है? क्योंकि बालक बाल्यावस्था से कहाँ आ रहा है? किशोरावस्था में आ रहा है, और किशोरावस्था एक तरह से एडल्ट की स्थिति होती है, वयस्क की स्थिति से होती है। बालक बाल्यावस्था से इस चीज़ में जब प्रवेश करता है तो कुछ उसके बचपने होते हैं, कुछ उसकी नासमझी होती है या आवश्यकता होती है, जिससे जब वो इस ग्रुप में आता है, एडल्ट ग्रुप में आता है, तो उसे असमंजस की स्थिति होती है, या उसे कहें तो उस ग्रुप में एडजस्ट करने में समस्या होती है। ठीक है, जब एडजस्ट करने में समस्या होती है तो उसको क्या होती है? दिक्कत होती है। एक तरफ बाल्यावस्था का अंश थोड़ा बहुत रहता है और दूसरी किशोरावस्था में वो प्रवेश करता है, तो दोनों की स्थिति में फिर वो संक्रमण की स्थिति महसूस करता है। इसीलिए इस स्टेज को हम ट्रांजिशन काल भी कहा जाता है, संक्रमण काल भी कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये बालक छोटा नया नया बड़ा होता है, तो जब बड़ों के ग्रुप में शामिल होता है तो बड़े वाले इसको क्या करते हैं? एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों? अभी छोटा छोटा रहता है, गेम रहता है। तो अब एक तो अपने इस ग्रुप वाले भी हटा देते हैं इसको, चलो अब इस ग्रुप से निकलो। ठीक है, तो उसको बहुत एक तरह से कहा जाए तो बहुत दिक्कत होती है। और इस अवस्था को झंझावट की अवस्था भी कहा जाता है। झंझावट या तूफान की अवस्था। तूफान जानते हैं ज्योग्राफी भाषा में? तूफान जब आता है तो बड़ा असहज स्थिति कर देता है, मतलब पहले की अवस्थाओं में बड़ा उलट पलट। वैसे इनके अंदर भी झंझावट या तूफान चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि अब ये अवस्था आ जाती है कि जहाँ से इनको कैरियर की भी समस्या होती है, अपने ग्रुप में लोगों के बीच में खेलने कूदने की भी शौक बढ़ जाते हैं, और एक ऐसे कैरियर को चूज करना जो उससे आगे चल करके एक उनका आधारशिला रखे। तो अब इसमें ये असमंजस की स्थिति में आते हैं कि ये लें या वो लें। असमंजस इसमें क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत मानसिक विकास अभी शुरुआत की अवस्था में, मानसिक विकास भी इतना मेच्योर नहीं हुआ है कि वो कोई निर्णय ले सके। तो ऐसी स्थिति को इसलिए इनको संक्रमण काल की अवस्था भी कहते हैं या तूफान काल की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में खास तौर से बालक इस अवस्था में ज़्यादा महसूस करता है जब वो 12 से 15 वर्ष की अवस्था में होता है। इसी समय उसको संक्रमण काल की ज़्यादा समस्या होती है। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे वो फिर उत्तर किशोरावस्था में जाता है, अब उसमें मेच्योरिटी आने लगती है, उसमें थोड़ा परिपक्वता आने लगती है, थोड़ा मानसिक विकास भी और अच्छी किस्म का हो जाता है। तो वो थोड़ा थोड़ा अब एक परिपक्व एडल्ट की स्थिति में आ जाता है, परिपक्व वयस्क की स्थिति में आ जाता है। तो फिर धीरे धीरे वो असहज की स्थिति हो जाती है। लेकिन आपको मालूम है कि ये अवस्था हर मायने में बहुत उत्तम अवस्था होती है। इसमें शारीरिक विकास भी अपने उत्तम प्रवृत्त होता है, मानसिक विकास भी अपने उत्तम प्रवृत्त होता है, और यहीं पर आकर के बालक सामाजिक विकास में भी अपने उच्च अवस्था पर होता है। सामाजिक विकास भी अभी तक जो ऊपर की दोनों अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था में तो सामाजिक विकास ना के बराबर होता है, क्योंकि बालक इस मय की स्थिति में होता है, और मय की स्थिति से थोड़ा सा बाल्यावस्था में वो आगे निकलता है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या होता है, एक ग्रुप में आ जाता है, पीयर ग्रुप बना लेता है। पीयर ग्रुप बनाने के कारण अब बालक के अंदर थोड़ा बहुत हम की स्थिति आने लगती है। ठीक है, मैं, आई और मी। ठीक है, आई मतलब मैं, मी या वी अगर कहा जाए तो हम। हिंदी में चलिए मैं और हम में क्या अंतर है? मैं मतलब सिर्फ मैं, इंडिविजुअल, जो कुछ भी है वो मेरा है, उससे किसी का मतलब नहीं। यहाँ तक कि जो इस अवस्था में जो मैं की अवस्था होती है, इसमें बालक असामाजिकृत होता है। असामाजिकृत होता है मतलब वह समाज से कोई मतलब नहीं है। अगर उसका खिलौना है, उसका भाई बहन ही उस खिलौने के लिए रहा तो वो नहीं देगा, कहेगा मेरा है। क्यों? क्योंकि उसे अभी समाज के अंश नहीं है। लेकिन जब बालक बाल्यावस्था में आता है तो थोड़ा बहुत उसमें सामाजिकरण आने लगता है। अब वो धीरे धीरे हम की अवस्था में आ जाता है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से वो सामाजिक नहीं हुआ है। अब थोड़ा बहुत कुछ अपने वस्तुओं को शेयर कर लेता है, लेकिन कुछ को अभी भी नहीं करता है। लेकिन जब किशोरावस्था में आता है तो टोटल बिल्कुल हम की अवस्था में आ जाता है। अब उसके अंदर समाज के जो भी सामाजिक
संस्थाएं हैं या जो सामाजिक क्रियाएं हैं वो उसको भली बात से पहचान हो जाती है। समाज के अंतर्गत समाज में समाज की क्या स्थिति है, परिवार की स्थिति क्या है, परिवार में कैसे रहा जाता है, फिर अपने पास पड़ोस के साथ कैसे संबंध स्थापित किया जाता है, अपने मित्रों के साथ कैसे संबंध, तो विद्यालय में कैसे संबंध स्थापित, ये उसके अंदर परिपक्वता आ जाती है। इसीलिए किशोरावस्था को कहा जाता है परिपक्वता की अवस्था। ठीक है, मतलब 18 साल तक आते, 18 वर्ष तक आते आते बालक एक परिपक्व बालक हो जाता है। अब वो बाकायदा हर क्षेत्र में विकसित हो जाता है, शारीरिक विकास भी ठीक ठाक हो जाता है, मानसिक विकास भी हो जाता है, सामाजिक विकास भी हो जाता है, सांवेगिक रूप से वो परिपक्व भी हो जाता है, संवेग भी उसके परिपक्व हो जाते हैं। वो अब भावनाओं से के साथ साथ मन की भी सोचने लगता है, जरूर नहीं कि जो भावनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर नैतिकता भी, उसका नैतिक विकास भी थोड़ा तो हो जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो किशोरावस्था एक परिपक्व अवस्था। इसके बाद एक अवस्था आती है, हालांकि वो मनोविज्ञान में कम मिलती है, वो होती है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, ये एबव टू यानी कि 18 वर्ष से अधिक, जब बालक 18 वर्ष से आगे निकलता है तब वो प्रौढ़ होने लगता है। प्रौढ़ मतलब जो थोड़ा बहुत मेच्योरिटी बाकी है वो भी पूरा होने लगती है और एक बालक पूर्ण रूप से मेच्योर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी बाल विकास की दो अवस्थाओं के अंतर्गत, जो पहले हमने देखा कि जन्म के पूर्व की क्या विकास की अवस्था है। जन्म के पूर्व सबसे पहले बालक डिम्बावस्था में आता है, फिर भ्रूणावस्था में आता है, फिर शिशुअवस्था, शिशु बनता है। अब शिशु बनने के बाद जब बालक को 9 मंथ 9 माह 10 दिन हो जाता है, तब वो बालक क्या होता है, जन्म लेता है। ठीक है, 9 माह 10 दिन के बाद जब बालक जन्म लेता है तो जन्म लेने के समय वह उसकी जो पहली अवस्था होती है वो शैशवावस्था। ठीक है, इस अवस्था को अगर हम कहा जाए, इस तीनों अवस्था को हम कह सकते हैं गर्भकाल या गर्भावस्था। ठीक, जो 9 माह 10 दिन की चलती है। क्लियर। तो इसमें शैशवावस्था में देखा आपने, शैशवावस्था में वो बालक जो बोलने में असमर्थ है, लेकिन अगर कहा जाए बोलने में असमर्थ है तो वो पूर्व शैशवावस्था को होगी, बाद में नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो इन और फैरी लिया गया वो विज्ञान में लिया गया। विज्ञान में 0 से 1 वर्ष को ही शिशु कहा जाता है। ठीक है, 1 साल के बाद धीरे धीरे बालक, 1 साल क्या 6 माह के बाद बालक थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर लेता है। ठीक है, तो फिर बाल्यावस्था आती है। सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था होती है एक बालक के लिए। क्यों? क्योंकि इसी समय बालक का जो शारीरिक और मानसिक वृद्धि हुई है, अब वो विकास में तब्दीली होती है। ठीक है, अब वो बालक लंबाई में जो हो गया, उसके अंगों में अब स्ट्रांगनेस आने लगेंगे, अब उसके अंग विकसित होने लगेंगे, मतलब मैच्योर होने लगेंगे। अब बालक को हम क्या करते हैं, शिक्षा के लिए भेजते हैं। शिक्षा लेने की पहली अवस्था ही माना जाता है। ठीक, और अब देखा आपने, अब यहाँ पर वृद्धि कम, विकास अधिक होता है। मतलब कि लंबाई बढ़ गई, लेकिन अब लंबाई में स्थिरता आ जाएगी। अब उसके शरीर में, अंगों में मजबूती आएगी, कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी। ठीक है, इसीलिए अब ये जो कहा गया ना मंद गति या औसत विकास, ये मंद गति का मतलब उसकी वृद्धि से हम लिए गए हैं, विकास यहाँ तीव्र गति से। क्लियर। तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसमें बाकायदा तो अगर देखा जाए तो शैशवावस्था और किशोरावस्था ये दोनों क्या है, तीव्र विकास की अवस्था है, वृद्धि एवं विकास की अवस्था है। बाल्यावस्था मंद वृद्धि एवं तीव्र विकास की अवस्था माना जाता है। ठीक, चलिए अब इसके अलग अलग सबके अपने कैरेक्टर हैं, और इसमें जो हमको पढ़ना है आप लोगों को, वो विकास की अवस्थाओं के साथ साथ विकास के आयाम या विकास के एस्पेक्ट के आधार पर हम देखेंगे। तो उसमें मुख्य रूप से इसको अब हम लोग विकास के आयाम देखेंगे, एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हम लोग मुख्य रूप से जो बाल विकास में पढ़ना है वो 4 है, और इसे 5 में पढ़ते हैं। एक पहला है शारीरिक विकास,
दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है संवेगात्मक विकास या सांवेगिक विकास, और चौथा है सामाजिक विकास। और पांचवा अगर ले सकते हैं तो नैतिक विकास ले लीजिए, मोरल डेवलपमेंट। हमको इन अवस्थाओं को इन आयाम के आधार पर देखना, ठीक, कि शैशवावस्था में बालक में शारीरिक विकास कैसा होता है, मानसिक विकास कैसा होता है, सांवेगिक विकास कैसा होता है, सामाजिक विकास कैसा होता है और नैतिक विकास कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पर देख लें। यहाँ तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब शैशवावस्था है, शैशवावस्था में शारीरिक विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है। ये महत्वपूर्ण, सबसे पहले ये तो जरूर जानिए कि सारी अवस्था में क्या होता है, तीव्र गति से विकास होता है। अब तीव्र गति से विकास शरीर के किस किन अंगों में होता है, कहाँ कहाँ होता है, तो हम इसको अगर देखें तो मुख्य रूप से इसमें जो तीव्र गति से विकास में है, चलिए थोड़ा इसको मिटाएं। सबसे पहले शरीर की लंबाई में, लंबाई के आधार पर देखें, शारीरिक विकास में लंबाई। अब यहाँ पर जब एक शिशु पैदा होता है तो लगभग जो उसकी लंबाई होती है 20 इंच या 21 इंच, इसमें भी लंबाई में भी अगर देखा जाए तो बालक और बालिका में अंतर होता है, बालक और बालिका। इसी के आधार पर हम चलेंगे। बालक की लंबाई बालिका की लंबाई की अपेक्षा थोड़ा से अंतर होता है, थोड़ा बड़ा होगा। अरे सर, ठीक, त्रिपाठी सर, ठीक है, चलिए उधर जाने दीजिए। लंबाई जो होगी, बालक की जो लंबाई होगी वो हल्का सा बालिका से बड़े होगा। और फिर दूसरे नंबर पर आता है भार, वेट। वेट भी जो होगा वो बालिका और बालक में अंतर होगा। बालक की अपेक्षा बालिका की अपेक्षा बालक क्या होगा, वेट में भी थोड़ा अधिक होगा। ठीक है, फिर चलिए भार हुआ, फिर मांसपेशियां, मसल्स। मसल्स भी लड़कों के पीछे लड़कियों के पीछे लड़कों क्या होगा, थोड़ा स्ट्रांग। फिर हम देखते हैं हड्डियां, हड्डी, बोन्स। एक शिशु में जो बोन्स होता है वो मैक्सिमम होता है। आपको मालूम है कि जब बालक पैदा होता है उस समय उसके शरीर में लगभग 300 हड्डी होती है। 300 बोन्स की संख्या कितनी होती है, 300। और वयस्क में कितनी होती है, 206। नहीं, हाँ 350 या 300 एवं तो 300 माना जाता है। शैशवावस्था में बालक में जो हड्डियां होती हैं वो 300 या 300 से थोड़ा बहुत अधिक होती हैं। लेकिन जैसे जैसे बालक की विकास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हड्डियों की संख्या कम होनी जाती है। अब आपके दिमाग में वो हड्डी गई कहाँ, वो हड्डी खत्म नहीं होती है। शैशवावस्था में जो हड्डियाँ होती हैं वो आपको अगर विज्ञान की भाषा में पढ़ा जाएगा तो हड्डी दो प्रकार की होती है। एक जो स्ट्रांग होती है हड्डी, एक कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज, शैशवावस्था में हड्डियाँ जो होती हैं वो कार्टिलेज के रूप में होती हैं, मुलायम होती हैं, लचीली होती हैं। जब बालक के शरीर में विकास होता है तो वो कुछ कार्टिलेज आपस में जुड़ जाते हैं। तो 2 हड्डियाँ जुड़ करके एक हड्डियों में बन गई, 3 मिल करके एक बन गई,
तो या ऐसे क्या होता है कि जब 2-3 हड्डियाँ मिल जाती हैं तो बाद में जब वयस्क हो जाता है बालक तो हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। किशोरावस्था में जाते जाते वो बालक की हड्डियाँ बिल्कुल कम 206 तक आ जाती हैं, 206 और 300, ठीक है, हड्डियाँ। इसके बाद दांत, शारीरिक विकास के अंतर्गत 6 माह के बाद बालक में दांत का आना शुरू हो जाता है। 6 माह के बाद बालक के मुंह में दांत आने शुरू हो जाते हैं और इस दांत को हम दूध के दांत कहते हैं, जो लगभग 8 से 10 वर्ष तक जाते जाते फिर क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इसीलिए इन दांतों को हम अस्थायी दांत कहते हैं, अस्थायी दांत कहते हैं, ठीक है। और इनकी अगर संख्या देखा जाए दांतों की तो वो 20 होती है, ठीक, 20। अब इसको स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो वो दांत का जो स्ट्रक्चर होता है वो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इन 4 स्ट्रक्चर में बटे होते हैं दांत। हमारे जो दांत होते हैं वो 4 स्ट्रक्चर में बटे होते हैं। ऊपर से इधर एक पार्ट इधर, मतलब ऊपर 2 पार्ट नीचे। तो इंसाइजर जो होता है इसे दंतक कहते हैं, जो काटने का काम आता है। आपने देखा आपके सामने का जो दांत होगा वो खड़ा होगा, वो इंसाइजर होता है। फिर कैनाइन होता है, एक एकदम चोखिला सा होता है जो किसी वस्तु को पहले पकड़ता है, उसमें धंसा देता है। जैसे शेर वगैरह का जो दांत होता है लंबा होता है, वो पहले उस आहार को पकड़ता है और इसके बाद ये काटने का काम करता है। फिर प्रीमोलर, जिसे हम पूर्व चवड़क कहते हैं या शुद्ध भाषा में आप चौभर कहते हैं, वो चवड़क जो होता है वो यहाँ मेन चवड़क के पूर्व चवड़क के पहले पूर्व चवड़क होती है। तो इनकी संख्या अगर देखा जाए तो कैनाइन जो होती हैं वो 2 होते हैं, इंसाइजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होते हैं, प्रीमोलर जो होते हैं वो 2 होते हैं और मोलर इसमें 0 होते हैं। मतलब कि शैशवावस्था में क्या होता है, अस्थायी दांत के समय चवड़क नहीं होते हैं, मोलर दांत बिल्कुल नहीं होते हैं। अब इनको गिन लीजिए, इतना ऊपर तो इतना भी होगा, नीचे भी उतना ही होगा। कितना हुआ, 2 3 2 5, नीचे भी 5। अब चूंकि हमने कहा कि एक ऊपर 2 भागों में बांटा गया तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो गया, 10 ऊपर 10 नीचे, हो गया 20 दांत। तो अस्थायी जो दांत होते हैं वो 20 दांत होते हैं। ये भी पूछा गया है कि इंसाइजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं, ये आपको बताना पड़ता है। ये आपको हम जब उसको नोट देंगे तो उसमें बाकायदा दे देंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, वो एक कहते हैं कि दांत एक बीच से निकल जाता है, ठीक है, जिसे कौन दांत कहते हैं, हाँ प्रज्ञा दांत कहते हैं। वो सब में नहीं होता है, अक्ल डांड उसे कहते हैं, वो सब बालकों में नहीं होता, किन्हीं बालकों में। तो ये देखा, यहाँ पर आपको 20 देखना है, 20 में एक एक दांत को देखना है, इंसाइजर क्या है, कैनाइन क्या है, प्रीमोलर क्या है, मोलर क्या है, ठीक। चलें, तो दांतों की संख्या में अगर देखा जाए तो शैशवावस्था में दांत 6 माह के बाद निकलना शुरू हो जाते हैं, जो लगभग 10 वर्ष तक चलते हैं, ठीक है, जिनकी संख्या 20 होती है। फिर बाकी अगर और अन्य में ग्रंथियों को देखा जाए तो ग्रंथियाँ, इनकी हार्ट बीट भी थोड़ा तेज़ होती है, लंग बीट भी तेज़ होती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इनको निश्वसन प्रक्रिया करनी पड़ती है, श्वसन करने की प्रक्रिया होती है। तो शारीरिक विकास में हम लंबाई देखेंगे, भार देखेंगे, मांसपेशियाँ देखेंगे, हड्डियाँ देखेंगे, दांत देखेंगे, ठीक है। तो एक शिशु का जो शारीरिक भार होता है वो ये होता है। चलिए, अब हम यहाँ, ठीक, किस बाल्यावस्था के आधार पर भी देख लें इसी को। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, लंबाई बालिका में देखा जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो लगभग चूँकि लंबाई यहाँ पर आकर के एक कांस्टेंट हो जाती है कि लंबाई उसके आगे नहीं विकसित होती। बाल्यावस्था में लंबाई थोड़ा रुकती है,
ठीक है, यहाँ पर बालक और बालिका में बहुत अंतर नहीं रहता, दोनों समकक्ष माने जाते हैं। भार, अब यहाँ भार लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का थोड़ा से बढ़ने लगता है। मांसपेशियाँ सुदृढ़ होने लगती हैं। हड्डियाँ, अब 300 जो हड्डियाँ थी वो घट करके 270 हो गई। लेकिन आप लोग देखेंगे कहीं कहीं मनोविज्ञान की किताबों में उल्टा लिखा गया है। मनोविज्ञान की किताबों में विज्ञान की अपेक्षा उल्टा लिखा गया है। मनोविज्ञान में लिखा गया है कि बाल्यावस्था में हड्डियाँ 300 होती हैं और शैशवावस्था में 270 होती हैं। नहीं, शैशवावस्था में अधिक होती हैं, बाल्यावस्था में कम होती हैं। ये विज्ञान की शुद्ध भाषा है। चलिए, अब यहाँ पर हड्डियाँ की संख्या देखा आपने, 300 से 270 हो गई, 30 घटी। दूध के दांत जो हैं, जो दूध के दांत थे वो लगभग पूरा निकल चुके। दूध के दांत जो अस्थायी दांत शैशवावस्था में निकलने शुरू हुए थे वो बाल्यावस्था में आकर के पूरा कंप्लीट निकलने लगे। अब वो धीरे धीरे उत्तर बाल्यावस्था में आते आते ये दूध के दांत लगभग टूट चुके होते हैं। जो दूध के दांत टूटते हैं अब इनके जगह पर नए दांत आते हैं। उन नए दांतों को हम अस्थायी दांतों की संख्या देते हैं। ठीक है, अब ये जो 20 दांत हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। उत्तर बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है वो अब इनके, अगर बाल्यावस्था में नहीं कहा, एक आध चौबड़ आती है, ज़्यादा नहीं आती है। हम यहीं पर आने थे, बाल्यावस्था में जो अस्थायी दांत हैं वो टूट करके अस्थायी दांत में परिवर्तित हो गए, और एक आध अगर आ गए तो मोलर के दांत आ गए। ठीक है, इतने होते हैं। बाकी हार्ट बीट भी इनकी उनकी अपेक्षा थोड़ा कम होने लगी, लंग्स होने लगी, और अन्य में जो बदलाव होने लगा वो घटने लगा। क्यों? क्योंकि अब इनकी वृद्धि के साथ साथ विकास होने लगा। क्लियर? चलिए, अब किशोरावस्था के आधार पर देखा जाए। किशोरावस्था में लंबाई बालक बालिका, अब यहाँ पर बालिका बालक को डिबेट करेगी। अब यहाँ पर अगर लंबाई होगी तो बालिका की लंबाई बालक की अपेक्षा ज़्यादा होगी, भार बालक की अपेक्षा ज़्यादा होगी बालिका का। ठीक है, मांसपेशियाँ, हड्डियों की संख्या अब इस अवस्था में आकर के, इसमें बालक बालिका से नहीं, सबकी हड्डियों की संख्या 206 हो गई। ठीक, दूध के जो दांत थे वो अस्थायी दांत में परिवर्तित हो गए। अब दांतों की संख्या 32 हो गई, 32 दांत हो गए। ठीक, तो 32 दांत में कुछ बदला नहीं, सिर्फ बदला क्या, जो मोलर यहाँ 0 था ये मोलर क्या हो गया, 3 हो गए। ठीक, जो हमारी लाट में देखा आपने चौड़ा होता है, सब दांतों के अलग अलग कार्य हैं। देखने दांत ही हैं, लेकिन जो डिफरेंट टाइप के दांत हैं सबके अलग अलग कार्य हैं। इसको आहार को पकड़ना और इसको तोड़ना, इसको पकड़ना और इसको काटना, जैसे होता है ना, पहले हम किसी वस्तु को 2 भागों में बांटते हैं, फिर उसको और तोड़ते 4 भागों में बांटता है, फिर तो जब इस यहाँ पहुँचता है तो क्या होता है, थोड़ा और कटता है और यहाँ पर आकर के उसको एकदम महीन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो मोलर का दांत होता है वो चौड़ा होता है। ठीक है, ऐसे होता है। अगर दांतों की संख्या देखा जाए तो ये थोड़ा ढीला होगा, ये इस टाइप होगा, ये होगा तो थोड़ा चौड़ा होगा, और ये काफ़ी चौड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर आकर के जो भोजन होता है उसको बाकायदा पीसने का काम आता है, चबाने का, उसके टुकड़े महीन हो जाते हैं। अब गिन लीजिए, संख्या इनकी गिनिए, 2 3 5 3 8, नीचे भी कितने हो गए, 8 हो गए ना, 2 1 3 2 5 3 8। अब 2 2 गुणा कर दीजिए, क्योंकि ऊपर 2 नीचे 2, तो ऊपर कितने हो गए 16, नीचे कितने हो गए 32 हो गए। हाँ, हेलो, हाँ हाँ, ठीक 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 है, ठीक है, 32 हुआ। तो दांतों की संख्या 32 हो गई। अब यहाँ पर जो अन्य ग्रंथियाँ हैं, जैसे आपके शरीर के अंदर कुछ ग्रंथियां हैं जो हार्मोन्स का स्राव करती हैं, वो काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं, गोनाइड ग्लैंड जैसे हो जाती है, जिससे कि अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैश्यता के लक्षण आने लगते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल के लक्षण आने लगते हैं। ठीक है,
और फिर शरीर का विकास होने लगता है। तो इन तीनों अवस्थाओं में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो डिफरेंट टाइप। क्लियर हुआ? चलिए, ये इतना हुआ। अब मानसिक विकास अगर देख लिया जाए तो मानसिक विकास, शैशवावस्था में मानसिक विकास अभी क्या होता है, अपने निम्न स्तर पर होता है, लेकिन शैशवावस्था में मानसिक विकास इतना हो जाता है कि लगभग वो अपने विकास की 2/3 भाग उसका विकास हो चुका होता है। लेकिन इस शैशवावस्था में मानसिक विकास पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। ठीक, बाल्यावस्था में अगर देखा जाए तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास, शैशवावस्था में मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। ठीक, तीव्र गति से मानसिक विकास होता है। लेकिन अगर बाल्यावस्था में देखा जाए तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास मंद गति से होता है। विकास मंद गति से होता है, लेकिन मानसिक क्षमता जो होती है वो क्या होती है, तीव्र होती है। मेंटल कैपेसिटी तीव्र गति से होती है बाल्यावस्था में। ठीक, चलिए, और किशोरावस्था में देखा जाए तो किशोरावस्था में मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है और मानसिक क्षमता तो तीव्र गति से होती है। ठीक है, फिर संवेगात्मक विकास देख लिया जाए। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास संवेगात्मक संवेग से बना है, और संवेग आपको मालूम है जो ज्ञानेंद्रिय द्वारा किसी चीज़ का एहसास, उसे संवेग कहते हैं। इसलिए संवेग 2 प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक संवेग के अंतर्गत भय, प्रेम, वात्सल्य, ठीक है, और नकारात्मक संवेग के अंतर्गत भय, गुस्सा, क्रोध, ये क्या होते हैं, नकारात्मक संवेग होते हैं। तो संवेग, शैशवावस्था में जो संवेग होते हैं वो सकारात्मक संवेग में वात्सल्य आता है। थोड़ा सा लेट ज़्यादा होगा। यही कारण है कि जो शैशवावस्था में वो बालक होता है वो अधिकांश जो फीलिंग होती है वो संवेग के माध्यम से प्राप्त करता है। ठीक है, और इसीलिए वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को अधिक पहचानता है, अपने मम्मी पापा को, अपने आसपास भाई बहन को ज़्यादा पहचानता है। ठीक है सर, ठीक है। और नकारात्मक संवेग जो